हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू भारद्वाज इंस्टीट्यूट कुरुक्षेत्र। प्रिय विद्यार्थियों, पुणे से हम हाजिर हैं दोबारा से एक सीईटी बेस्ड इंग्लिश क्वेश्चन पेपर लेके, और इस क्वेश्चन पेपर को हम सोल्व करेंगे तो आपकी भी भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। आइए साथ में डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। तो देखिए क्या है, क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पेरेटिव अक्रॉस द ग्लोबल हैव मूव्ड बियॉन्ड द immediate compulsion of rising mercury levels on planet's Earth. It is today a debate among nations on geopolitics and the shift in economic balance from the developed countries to the emerging countries. The rhetoric by global leaders thus needs to be taken with a pinch of salt, for it is not all about climate change concerns. The changing axis of economic power of the East and the emerging countries of Asia will perhaps take a while to sink in. Developing economies like India and just beginning to take baby steps on the global stage, and industry entrepreneurship will have to go a long way. Millions of the household in India still have to depend on. तो प्रिय विद्यार्थियों, देखिए हमने इस पैसेज को पढ़ा और पैसेज पढ़ने के बाद हमें पता चला है कि ये जो पैसेज है इंटरनेशनल ग्लोबल वार्मिंग पर है। ये इंटरनेशनल ग्लोबल वार्मिंग पर है, और इसमें ये दिखाया गया कि जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ी है और बढ़ती जा रही है, उसमें जो यूरोप के कंट्रीज हैं और एशिया के कंट्रीज हैं उनका क्या रोल है। और अक्सर देखा गया है कि यूरोप के लोग जो एशिया के कंट्रीज हैं उनको पोल्यूशन के लिए दोषी ठहराते हैं, और इसमें मुख्यतः इकोनॉमी का भी रोल्स है कि इकोनॉमी कैसे मायने रखती है जैसे जैसे ये ग्लोबल पोल्यूशन क्या है बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। तो देखिए हम इसके बेस्ड जो क्वेश्चन है उन पर करते हैं। पहला क्वेश्चन है why does the author want the talks about climate change by the global leaders to be taken with a pinch of salt? Option number A, the talks are sometimes directed toward the political and economic gains rather than climate change. Second one, the global leaders are not responsible for the climate change. Third one, the talks about climate change by the global leaders have little to do with developing countries. Yes. Option number D, the development countries are more concerned with exporting their technology that cut emissions. Emissions का मतलब क्या होता है, जो भी प्रदूषण बाहर आता है तो उसको हम emission बोलते हैं। तो देखिए क्या है, इसमें जो हमारी ऑप्शन है सबसे स्टेबल ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है। कौन सी ऑप्शन है सबसे स्टेबल? ऑप्शन नंबर ए है। तो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर ए। दिस इज द राइट आंसर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। विच वर्ड मीन द ऑपोजिट मीनिंग विच वर्ड मीन्स द ऑपोजिट ऑफ इमर्जिंग? इमर्जिंग का ऑपोजिट मीनिंग क्या होगा? अराइव, डेवलप, फेडिंग और अपीयर्स। तो अराइव मीन्स पहुंचना होता है, डेवलप मीन्स विकास करना, फेडिंग मीन्स किसी भी चीज का धूमिल हो जाना, अपीयर प्रस्तुत होना। इमर्जिंग मीन्स प्रस्तुत होना, उसका उल्टा क्या होगा? फेडिंग। क्या होगा बेटा? फेडिंग। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर सी। आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर सी। चलिए ये आपका क्या है? आंसर है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट शुड बी द स्टैंड ऑफ इंडिया ऑन मैटर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज? क्लाइमेट चेंज पे क्या, क्लाइमेट चेंज पे इंडिया का क्या स्टैंड होना चाहिए? द मैटर ऑफ क्लाइमेट चेंज शुड बी इग्नोर्ड, मेजर्स शुड बी टेकन टू कट डाउन द emissions,
Emission means प्रदूषण. India should reject any demand for emissions cut by the development countries. Next, measures should be taken to cut down emissions but not at the cost of development. तो देखिए क्या है इसमें हमारा जो भी पैसेज की स्ट्रक्चर है, पैसेज का थीम है, उसके अकॉर्डिंग क्या है सबसे सुटेबल ऑप्शन है आपकी ऑप्शन नंबर डी. सबसे सुटेबल ऑप्शन है आपकी ऑप्शन नंबर डी. तो देखिए क्या है आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर डी. सो कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. सो क्वेश्चन नंबर 4, which word from the passage is similar in meaning to onset? Importing, amenities, beginning और priority. Importing means क्या होता है बेटा आयात करना. Amenities means क्या होता है सुविधाएं. Beginning means शुरू करना. Priority means प्रथम पद पर या पहल पर. तो देखिए क्या है आपका आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन नंबर सी. दिस इज द राइट ऑप्शन. दिस इज द राइट ऑप्शन. सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर सी. गॉट इट? So answer goes to option number C. Now coming to next question, that is question number 5. Which of the following statement is true? The global leaders are the main stakeholders in climate change talks. The global leaders are the main stakeholders in global change. The priority of such nation is to earn more money. Kerosene and wood are the main फ्यूल्स यूज्ड इन इंडिया. तो सबसे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी. दिस इज द राइट आंसर. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. हमें यहाँ पे सिनोनिम चाहिए. कौन से वर्ड का चाहिए? डेफर का. किसका चाहिए? डेफर वर्ड का सिनोनिम चाहिए. तो पोस्टपोन, मैच, बैलेंस और कॉन्फ्लिक्ट. तो यहाँ पे जो सिनोनिम है बेटा वो क्या होगा आपका? पोस्टपोन. दिस इज द राइट आंसर. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. दैट इज प्रेकैरियस. प्रेकैरियस का हमें एंटोनिम ढूंढना है. देखिए पेरिलस, अनसर्टेन, डेंजरस. पेरिलस और डेंजर इन सभी जो 3 वर्ड हैं प्रीकेरियस, पेरिलस और डेंजरस, ये आपस में क्या है? सिनोनिम है. और इनका मीनिंग क्या होता है? खतरनाक. क्या होता है? खतरनाक. तो प्रीकेरियस का मतलब होता है डरावना, जो आतंक पैदा कर दे. तो उसका एंटोनिम क्या होगा? सेफ. सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर ए. दिस इज द राइट आंसर. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन number 8. Select the option that can be used as a one word substitute for the given group of words. Break or fall apart into small fragments in the process of deterioration. तो देखिए क्या है कोई भी चीज क्या है गिरती है. fall apart into small, छोटे छोटे टुकड़ों में गिरती है. और इस प्रोसेस को मतलब क्या कहेंगे हम? डेटरियोरेशन का मतलब क्या होता है कि खत्म होती हो वो चीज उसमें. तो देखिए स्लम्प, सैग. स्लम्प का मतलब क्या होता है बेटा? स्लम्प का मतलब क्या होता है? सैचुरेशन, जहां पे मंदी हो. स्लम्प उसको बोलते हैं हम, जो स्टेबल हो जाए. सैग का भी मतलब क्या होता है? स्थिल. स्लैग का मतलब क्या होता है? सैग का मतलब होता है स्थिल, बिल्कुल जो एक जगह स्थिर रहे. क्रम्बल का मतलब होता है टुकड़ों में धराशायी हो जाना, समाप्त हो जाना. कोलैप्स मींस गिर जाना. दोनों वर्ड्स हैं, लेकिन क्या है क्रम्बल हमारा क्या है पूरा मीनिंग देता है क्वेश्चन का. सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर सी. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9. द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन split into 4 segments. Identify the segment that contains grammatical mistake. तो ग्रामेटिकल मिस्टेक देखनी है हमें. द चिल्ड्रन वर वार्न्ड टू कीप अवे फॉर द एज ऑफ द क्लिफ ऑफ, फॉर द
एज ऑफ द क्लिफ, तो वहीं तक सेंटेंस है, फॉर द एज ऑफ द क्लिफ। तो देखिए क्या है, द चिल्ड्रन वर वार्नड, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। द चिल्ड्रन वर वार्नड, यहां तक बिल्कुल ठीक है। टू कीप अवे, ये भी ठीक है। फॉर द एज ऑफ द क्लिफ, तो देखिए क्या है, यहाँ पे आपका फॉर नहीं आएगा, या तो यहाँ पे आएगा अगेंस्ट, और फ्रॉम। सो आंसर गोज टू दिस ऑप्शन, this one. Answer goes to A option. Now coming to question number next, that is question number 10. Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment into the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution required. देखिए क्या है, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सेंटेंस है बेटा। The laptop that I bought last week works very good. यहाँ पे देखिए क्या है, वर्क्स वेरी गुड, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? वर्क्स वेरी वेल। क्या आना चाहिए था? वर्क्स वेरी वेल। वेरी गुड एडजेक्टिव है, यहाँ पे हमें वर्ब के बाद क्या चाहिए? हमें वर्ब के बाद क्या चाहिए? एडवर्ब चाहिए। जो आपका ये वर्ब है वर्क्स वेरी गुड, यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, वर्क्स वर्ब है बेटा। क्या है ये? वर्ब। और वर्ब के बाद क्या आना चाहिए? एडवर्ब आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एडवर्ब। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर सी, वेरी वेल। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11. Select the appropriate option to fill in the blank. Visitors come all over world to डैश द, ये है शिमला गार्डन है बेटा। क्या है ये? शिमला गार्डन, ठीक है। या ये शालीमार गार्डन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? शालीमार गार्डन। तो देखिए क्या है, यहाँ पे क्या आएगा? 2C आएगा। क्या आएगा? 2C। तो यहाँ पे क्या है? C कहां पर है? परस्यू मीन्स धारण करना होता है, ये नहीं आएगा। और ऑब्जर्व क्या होता है? जाके वहां पे चीजों को ध्यान से देखना। लुक का भी मतलब क्या होता है? किसी चीज को ध्यान से देखना। तो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन। नेक्स्ट कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक. द न्यू एम्प्लॉय सेड दैट ही वाज डैश ऑफ डूइंग द जॉब वेल. तो देखिए कॉन्फिडेंट, एफिशिएंट, डिफिडेंट एंड सफिशिएंट। तो यहाँ पे सबसे सुटेबल जो ऑप्शन आती है वो क्या है? कॉन्फिडेंट। क्या है? कॉन्फिडेंट। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर ए. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13. Select the option that expresses the given sentence in the active or passive voice. 15 children were rescued from an unregistered home by the police. तो ये देखिए पहले ही क्या है? पहले ही पैसिव वॉइस है। ये क्या है? पहले ही पैसिव वॉइस है। हमें किस में जाना है? एक्टिव वॉइस में जाना। किस में जाना है? एक्टिव वॉइस में जाना है। 15 children rescued the police. No, ये तो है ही नहीं है। The police were rescued. No, the police rescued 15 children from the unregistered home. This is the right answer. So answer goes to option number B. Now coming to the next question, that is question number 14. My mother said to me, Arvind, baby has been crying all day. ये डायरेक्ट स्पीच है बेटा। क्या है ये? डायरेक्ट स्पीच। हमें क्या करना है? इनडायरेक्ट स्पीच में जाना। किस में जाना है? इनडायरेक्ट स्पीच में जाना है हमें। किस में जाना है? इनडायरेक्ट स्पीच में। My mother said Arvind that the baby has been crying all the day. My mother told me to Arvind. Why? ये तो है ही नहीं ना, ऊपर वाला है। Arvind told my mother. No. Answer goes to my mother told me that the baby had been crying all the day. This is the right option for question number 14.
So coming to the next questions, that is question number 15. Given the below are four jumbled sentences, out of the given option pick the one that gives the correct order. देखिए ये पैराजम्बलिंग का क्वेश्चन है बेटा, और इसमें हमें लाइनों को पढ़ के क्या करना है, उनको सही ऑर्डर में लगाना है। तो डिसऑर्डर्ड फॉर्म में है सभी लाइनें, देखते हैं कौन सी ऑप्शन हमारी वो कॉप करेगी। दे वर कवर्ड विद मड फ्रॉम हेड टू फुट, वो क्या है, सने हुए थे चिक्कड़ से पांव से लेके सर तक। टू मैन वर फाइटिंग, दो आदमी लड़ रहे थे। क्राइंग आउट, और चिल्ला रहे थे। एंड कर्सिंग एट द बॉटम ऑफ द डिच, और जो वहां पे गड्ढा था उसमें वो एक दूसरे को क्या है, लातों से करस कर रहे थे। नेक्स्ट है स्टॉप दैट साउटेड द सार्जेंट, पुलिस वाला चिल्लाया। हवलदार यानी कि सार्जेंट मींस क्या होता है, हवलदार, वो चिल्लाया, वो बोला रुकिए, स्टॉप दैट, रुक जाइए। 3 और 4 सोल्जर्स, 3 और 4 सैनिक, होल्डिंग टॉर्चेस, हाथ में टॉर्च लेके आए। वर स्टैंडिंग अराउंड डिच, और उस खड्डे के आसपास क्या है, खड़े थे। तो देखिए क्या है, मेरे हिसाब से जो ऑप्शन है पहले क्या है, पहले बी है। टू मैन वर फाइटिंग, क्राइंग आउट एंड कर्सिंग एट द बॉटम ऑफ द डिच, इसी लाइन को फॉलो करती है आपकी ए। क्या करती है, फॉलो ए, ठीक है। दे वर कवर्ड विद मड फ्रॉम हेड टू फुट। नाउ क्या है, सी स्टॉप दैट साउटेड द सर्जेंट। तो कौन सा रह गया अब, 3 और 4 डी। देखते हैं कौन से में ये, बी डी ए सी, बी ए सी डी, नो, दिस वन नॉट, दिस वन नॉट, दिस वन नॉट, दिस वन इज। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर डी। सो देखिए क्या है, आपने अभी पैराजम्बलिंग का क्वेश्चन देखा, तो इस प्रकार से हमने सभी क्वेश्चनों को हल कर दिया है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे वीडियोस को लगातार देखिए, और हमारे जो वीडियोस हैं उनको आप एक दूसरे मित्र को शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगले समय तक थैंक यू।